जंगल में एक टीम गायब हुए जोड़े को ढूंढ रही थी। वहीं पास एक जमीन के नीचे गुफा थी। दो खोज कुत्ते उस गुफा के पास एक गहरे डरावने गड्ढे में पानी पीने चले गए। थोड़ी देर बाद उनके मालिकों ने देखा कि दोनों कुत्ते एक दूसरे को घूर रहे थे, जो बहुत अजीब था। उस रात कुत्तों को उनके पिंजरे में बंद कर दिया गया, लेकिन वे लगातार एक दूसरे को घूरते रहे। बाद में मालिक अजीब आवाजें सुनकर जाग गया और पिंजरे की तरफ आया। जो उसने देखा उसे देखकर वह बहुत डर गया। कुत्ते बहुत ही डरावने तरीके से एक दूसरे को घूर रहे थे। इसी बीच शहर में मिली नाम की एक शिक्षक और टिम नाम का एक असफल संगीतकार एक पार्टी कर रहे थे। वे दोनों जल्दी ही शहर छोड़कर जाने वाले थे। टिम के पुराने बैंड के साथ ही आए और बताया कि उन्हें एक टूर के लिए चुना गया है। टिम फिर से बैंड में शामिल होने के लिए तैयार हो गया। वहीं मिली की सबसे अच्छी दोस्त उससे पूछती है कि क्या वह अपने फैसले को लेकर पूरी तरह सुनिश्चित है, क्योंकि टिम अभी भी उदास और दूर दूर सा लगता है, खासकर तब से जब उसका करियर खराब हुआ है। लेकिन मिली सोचती है कि यह बदलाव उनके रिश्ते के लिए अच्छा होगा। जब वे दोनों अपने दोस्तों को अलविदा कहते हैं तो मिली टिम को चौंकाने के लिए घुटनों पर बैठ जाती है और एक नकली अंगूठी दिखाकर शादी का प्रस्ताव देती है। टिम इतना हैरान हो जाता है कि कुछ बोल ही नहीं पाता, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। जब मिली उठती है तभी टिम धीरे से हाँ कहता है। बाद में जब वे बिस्तर पर होते हैं, टिम माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो सिर्फ चौंक गया था, इसलिए चुप रह गया। लेकिन मिली अब भी नाराज़ है। वह कहती है कि टिम अक्सर भावनात्मक रूप से दूर दूर रहता है और अब उसे लगने लगा है कि शायद टिम इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है। यह पहली बार है जब उसे अपने रिश्ते को लेकर इतनी उलझन महसूस हो रही है। टिम उसे भरोसा दिलाता है कि वह उससे प्यार करता है और साथ रहना चाहता है। लेकिन जब मिली उसके करीब आने की कोशिश करती है तो टिम मना कर देता है। सोने से पहले मिली कहती है, सबको पता है कि मुझे तुम्हारी जितनी ज़रूरत है, तुम्हें मेरी नहीं। ये कहकर वह थोड़ी हंसती भी है। फिर वह टिम से कहती है, मुझसे नफरत करने से तुम्हारी नाकामियां कम नहीं हो जाएंगी। टिम चुपचाप करवट लेकर उसकी पीठ की तरफ देखता है। तभी मिली धीरे से कहती है, इन तकलीफ़ों और गुस्से से बाहर निकल जाओ। टिम जब सामने देखता है तो उसे एक औरत रोती हुई दिखाई देती है और पास ही बिस्तर पर एक मरा हुआ आदमी पड़ा होता है, जो धीरे धीरे सिकुड़ रहा होता है। डर के मारे टिम कंबल के नीचे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उस औरत का चेहरा डरावना होकर उसके बहुत करीब आ जाता है। उसी पल टिम डर के मारे उठ बैठता है। यह सिर्फ एक भयानक सपना था। नए घर में टिम मिल्ली से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो? लेकिन मिल्ली समझ नहीं पाती कि वो किस बारे में बात कर रहा है। फिर वे दोनों सामान खोलने में लग जाते हैं। तभी टिम एक डिब्बे में अपने पिता के पुराने पावर टूल्स पाता है। अचानक टिम को एक बहुत ही खराब बदबू आने लगती है। वह उस बदबू का पता लगाने लगता है और देखता है कि वह ऊपर लगी लाइट से आ रही है। टिम लैंप हटाकर अपना हाथ अंदर डालता है और एक मरा हुआ चूहा निकालता है। लेकिन जब वह खींचता है तो देखता है कि वहाँ कई मरे हुए चूहे एक दूसरे की पूंछ से उलझे हुए हैं। तभी एक चूहे की हल्की आवाज आती है, जिससे टिम डर जाता है और सारे चूहे नीचे गिर जाते हैं। आखिरी जिंदा चूहा भी गिरते ही मर जाता है। इसके बाद टिम सारे मरे हुए चूहों को जंगल में फेंक देता है। अगले दिन मिल्ली अपने नए स्कूल में काम शुरू करती है। वहाँ उसकी दोस्ती जेमी नाम के एक और शिक्षक से होती है, जो उसके घर के पास ही रहता है। जेमी कहता है कि अगर मिल्ली चाहे तो वह उसे इलाके की सैर करवा सकता है। शाम को टिम मिल्ली से पूछता है कि क्या वह उसे उसके म्यूजिक प्रोग्राम कार्यक्रम तक छोड़ सकती है, लेकिन मिल्ली कहती है कि वह बस उसे ट्रेन स्टेशन तक छोड़ सकती है। जब मिल्ली थोड़ी नज़दीक आने की कोशिश करती है तो टिम मना कर देता है। अगली सुबह टिम और मिल्ली साथ में हाइकिंग पर जाते हैं। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद रास्ता अचानक खत्म हो जाता है, जिससे वे दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। टिम एक और रास्ता ढूंढने लगता है और ऊपर देखता है। वहाँ पेड़ों के बीच बहुत सारी घंटियाँ लटकी हुई होती हैं। टिम सोचता है कि शायद ये घंटियाँ यह बताने के लिए हैं कि यह रास्ता सुरक्षित है। फिर वे दोनों थोड़ी देर जंगल में घूमते हैं, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है। वे भागकर घर लौटना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रास्ता याद नहीं रहता। टिम अपना फ़ोन निकालता है और कंपास देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि उनका घर किस दिशा में है। वह आगे बढ़ता है, लेकिन गलती से एक गड्ढे में गिर जाता है। वह आखिरी पल में खुद को पकड़ लेता है। मिल्ली उसकी मदद के लिए दौड़ती है, मगर उसका वजन उठाना मुश्किल हो जाता है और दोनों नीचे एक गुफा में गिर जाते हैं। टिम का फ़ोन टूट जाता है और मिल्ली के फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं आता। गिरने के बाद उन्हें लगता है कि गुफा में कुछ है, जैसे वहाँ पहले कोई रहता था। टिम अपना लाइटर निकालता है और देखता है कि वहाँ कुछ पुराना फर्नीचर रखा है। वह जल्दी से लकड़ी तोड़ता है और आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत में आग नहीं जलती। उनकी पानी की बोतल में थोड़ा ही पानी बचा होता है, तो टिम मिल्ली को पानी देता है और खुद ज़मीन के छोटे से तालाब से पानी पीता है। थोड़ी देर बाद वे आग जलाने में कामयाब हो जाते हैं। टिम अपने साथ लाई हुई शराब की बोतल खोलता है। फिर दोनों बात करते हैं और राहत पाने के लिए वे सिगरेट लेते हैं। जब मिल्ली टिम से पूछती है कि उसे चूहों की बदबू कैसे महसूस हुई, तो टिम एक पुरानी याद शेयर करता है। वह बताता है कि जब वह बच्चा था, उसके पिता अक्सर उसके कमरे में किसी अजीब सी गंध की बात करते थे, लेकिन चाहे वे कितनी भी सफाई कर ले, बदबू का कारण नहीं मिल पाता था। फिर एक दिन जब टिम स्कूल से घर आया, उसने देखा कि उसके पिता ने एक मरा हुआ चूहा ढूंढ निकाला था।
जो उनके कमरे की लैंप के ऊपर छिपा हुआ था। हर बार जब टिम लाइट जलाता वो चूहा धीरे धीरे पकता रहता, जिससे बदबू बहुत अजीब और अलग लगती थी। टिम कहता है कि उसी तरह की बदबू उसे उस दिन भी महसूस हुई थी जब उसने अपने पिता की लाश को घर में देखा था, बिस्तर पर पड़ी हुई, और पास में उसकी माँ बैठी थी, अजीब सी मुस्कान के साथ। उसकी माँ का मानसिक संतुलन उस दिन टूट गया था। जैसे टिम को चूहे की बदबू की आदत हो गई थी, वैसे ही उसकी माँ को उस बदबू के साथ जीने की आदत लग गई थी जब वो अपने मृत पति के साथ रह रही थी। टिम यह सब बताते हुए रोने लगता है। उसी रात टिम अचानक अजीब आवाजें सुनकर जाग जाता है। वह बेचैन हो जाता है। उसे लगता है जैसे कोई जानवर उसके पास आ रहा है। वह गहरी सांसें लेने लगता है और महसूस करता है कि ये आवाजें गुफा की दीवारों से आ रही हैं, जो अब सांस लेती हुई सी लग रही थी, जैसे वह खुद गुफा के अंदर कैद हो रहा हो। उसे ऐसा लगने लगता है कि गुफा धीरे धीरे उसके चारों ओर बंद हो रही है। तभी मिल्ली की सांसें तेज होने लगती हैं और अचानक कुछ हाथ टिम के चेहरे को पकड़ लेते हैं। उसी पल टिम की नींद खुल जाती है। यह सब बस एक और डरावना सपना था। अगली सुबह मिल्ली का फोन पानी में भीगकर पूरी तरह खराब हो चुका होता है। जब मिल्ली और टिम उठने की कोशिश करते हैं तो उन्हें अपने पैरों में कुछ अजीब महसूस होता है। वे कंबल हटाते हैं और देखते हैं कि उनके पैर किसी चिपचिपे गाढ़े पदार्थ से आपस में चिपके हुए हैं। पैरों को अलग करना तो मुमकिन होता है, लेकिन बहुत दर्द देता है। किसी तरह वो उन्हें खींचकर अलग करते हैं और जब सुबह की रोशनी आती है तो वे गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर आकर वे देखते हैं कि उनके पैरों की हालत बहुत खराब है, खून और खरोंचों से भरे हुए। घर लौटने के बाद मिल्ली टिम से कहती है कि वह उसकी पीठ की मालिश करे। टिम थोड़ा झिझकता है, लेकिन फिर धीरे से उसकी पीठ छूता है। मालिश करते करते टिम को एक अजीब सा जुड़ाव महसूस होने लगता है, जैसे उसकी उंगलियां खुद ब खुद मिल्ली की त्वचा में धंसने लगी हों। वह इतना खो जाता है कि मिल्ली को दर्द होने लगता है और वह उसे धक्का देती है। मिल्ली नोटिस करती है कि टिम का चेहरा कुछ अजीब लग रहा है। वो बीमार और थका हुआ सा दिखाई देता है, लेकिन टिम बस मुस्कुराकर कहता है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थक गया हूँ। इसके बाद मिल्ली कार लेकर शहर की ओर निकल जाती है। उधर टिम शावर लेने जाता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। उसे लगता है कि वह अपने शरीर पर नियंत्रण खो रहा है। जैसे जैसे मिल्ली कार में अलग अलग दिशाओं में घूमती है, टिम का शरीर भी वैसे ही मुड़ने लगता है। वह शावर की दीवारों और दरवाजे से बार बार टकराने लगता है, जैसे उसका शरीर मिल्ली की हर हरकत पर खींच रहा हो। मिल्ली जैसे जैसे मीलों कार चलाती है, टिम दीवारों से टकराता रहता है। बाथरूम की टाइलें टूट जाती हैं और अचानक एक जोरदार झटका लगता है, जिससे टिम जमीन पर गिर पड़ता है। उसका माथा फट जाता है और खून बहने लगता है। बाद में टिम डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उससे उसकी माँ के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पूछता है। टिम जवाब देता है, मैं अपनी माँ जैसा नहीं हूँ। डॉक्टर उसे एक दवा देता है। यह दवा शरीर को शांत करती है, चाहे दिमाग बेचैन हो। डॉक्टर बताता है कि इससे दिमाग और शरीर के बीच चलने वाला डर और तनाव का चक्र टूट जाता है। डॉक्टर उसे यह भी बताता है कि टिम और मिल्ली किस्मत वाले हैं, क्योंकि उस घर में जो जोड़ा पहले रहता था वे अचानक गायब हो गए थे। घर लौटकर टिम इंटरनेट पर उस गायब हुए जोड़े की जानकारी खोजने लगता है। पता चलता है कि वे हाइकिंग पर गए थे और कभी वापस नहीं आए। खोज अभियान भी अब बंद कर दिया गया है। टिम उनके पुराने सोशल मीडिया अकाउंट्स देखने लगता है और देखता ही रहता है, जैसे वो खुद को रोक ही नहीं पा रहा हो। थोड़ी देर बाद वह मिल्ली से कहता है, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे सारे अकाउंट्स डिलीट कर देना। तभी जेमी आता है और डिनर के लिए रुक जाता है। टिम उससे जंगल में लगी घंटियों के बारे में पूछता है तो जेमी बताता है कि उस इलाके में एक नया आध्यात्मिक चर्च था जो सालों पहले गिर गया था। मिली और टिम एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जल्दी ही वह लड़ाई में बदल जाता है। फिर एक अजीब से सन्नाटा होता है। जब जेमी चला जाता है तो टिम मिल्ली से कहता है कि जेमी उसे पसंद करता है। फिर टिम मिल्ली को बहुत प्यार से चूमने लगता है और खुद को उस चुंबन में खो देता है। जब हाथ मिल्ली को छूने लगते हैं तो मिल्ली कोशिश करती है हटने की, लेकिन उसे पता चलता है कि उनके होंठ एक दूसरे से चिपक गए हैं। मिल्ली अपना चेहरा जबरदस्ती पीछे खींचती है। ये बहुत दर्दनाक होता है और उसे लगता है कि शायद टिम ने उसे काट लिया है। टिम फौरन मना करता है और कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, इस घर में कुछ गड़बड़ है जब से हम यहाँ आए हैं। लेकिन मिल्ली को लगता है कि ये सब टिम के बहाने हैं। रात को मिल्ली अजीब सी आवाज़ से जाग जाती है। उसे लगता है कि शायद उसका बाल टिम के नीचे फंसा है, लेकिन जब वह लाइट जलाती है तो डर से उसका दिल कांप जाता है। उसका लंबा बाल टिम के मुंह के अंदर है और गले में फंसा हुआ है, जैसे उसे घोंट रहा हो। वह बाल को खींचती है, दर्द से कराहती है और टिम को जगाती है। टिम भी घबरा जाता है और अपने हाथों से मदद करने लगता है। बहुत मशक्कत के बाद वे बाल को निकाल पाते हैं और थक कर बिस्तर पर गिर जाते हैं। अगली सुबह टिम के मुंह में फिर से बाल होते हैं। उसी दिन उसका एक म्यूजिक कार्यक्रम भी होता है। मिल्ली कहती है कि उसे नहीं जाना चाहिए, उसका मानसिक और शारीरिक हाल ठीक नहीं है, लेकिन टिम जिद करता है कि वो बेहोश था, उसे कुछ याद नहीं और अब वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता।
मिल्ली कुछ नहीं कहती, बस उसे ट्रेन स्टेशन छोड़ने के लिए कार में बैठा लेती है। वहाँ वह उसे गुड लक कहती है और कहती है कि वो उसके करियर को सपोर्ट करती है। वह यह भी सुझाव देती है कि वो रात दोस्तों के साथ बिताए ताकि नए घर से थोड़ा ब्रेक मिल सके। लेकिन जब टिम ट्रेन के लिए इंतजार कर रहा होता है तो उसे अचानक घबराहट होने लगती है। ये घबराहट और बढ़ जाती है जब मिल्ली उसे अलविदा कहकर कार से दूर चली जाती है। टिम तुरंत अपनी दवा लेता है लेकिन कोई असर नहीं होता। ट्रेन आ जाती है लेकिन उसका शरीर जैसे जम जाता है, वह हिल भी नहीं पाता। अपने सारे संगीत उपकरण पीछे छोड़कर टिम धीरे धीरे शहर की तरफ वापस चलने लगता है और महसूस करता है कि उसकी त्वचा जल रही है। स्कूल में मिली एक छात्र द्वारा बनाए गए अपने कुत्तों का ड्राइंग देखती है जिसमें वे दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लास खत्म होने के बाद मिल्ली स्कूल के पिछवाड़े में टिम को बहुत बीमार हालत में देखती है। वो घबरा जाती है और जल्दी से उसे स्कूल के एक बाथरूम में छिपा देती है। बाथरूम में टिम धीरे से कहता है कि उसने मिल्ली को बहुत मिस किया, फिर वो उसे चूम लेता है। इसके बाद दोनों एक स्टॉल में चले जाते हैं और लंबे समय बाद पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आते हैं। लेकिन जैसे ही सब खत्म होता है उन्हें महसूस होता है कि उनके शरीर एक दूसरे से चिपक गए हैं। अलग होने की कोशिश करने पर उन्हें भयंकर दर्द होता है। इसी दौरान एक बच्चा स्टॉल के बाहर आ जाता है। दोनों डर के मारे चुप हो जाते हैं और तब तक सांस रोके रहते हैं जब तक बच्चा वहां से चला नहीं जाता। मिल्ली फिर धीरे से टिम का मुंह ढकती है और माफी मांगते हुए उसे जोर से धक्का देती है। दोनों अलग हो जाते हैं लेकिन दर्द इतना होता है कि वे लड़खड़ा जाते हैं। तभी जेमी दरवाजे पर दस्तक देता है। टिम जल्दी से ऊपर चढ़कर टॉयलेट के ऊपर छुप जाता है और मिल्ली स्टॉल से बाहर निकल जाती है। बच्चे ने अजीब आवाजें सुनकर जेमी को बुलाया था। जेमी मिल्ली को याद दिलाता है कि वह स्टाफ वाला बाथरूम इस्तेमाल कर सकती थी। जाते जाते वह मिल्ली की टांग से बहता खून देखता है और सोचता है कि शायद उसे पीरियड्स आ गए हैं। लेकिन तभी उसकी नज़र स्टॉल के नीचे टिम की टांग पर पड़ती है। घर पहुंचकर मिल्ली गुस्से में फट पड़ती है। वो चिल्लाती है कि टिम ने जो किया वो गलत था। टिम कहता है कि उसने उसे मजबूर नहीं किया। मिल्ली कहती है, तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। टिम जवाब देता है कि वो तो मिल्ली की नौकरी के लिए अपनी पूरी पुरानी जिंदगी छोड़कर आया था। मिल्ली गुस्से में कहती है, तुम्हारी कोई जिंदगी थी ही कहाँ? अगर तुम्हें सब कुछ बोझ लगने लगा है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? टिम चुपचाप कहता है कि वह छोड़ना चाहता है लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता। उसे लगता है जैसे उसका शरीर और दिमाग अब एक साथ काम नहीं कर रहे। मिल्ली उसे घूरते हुए कहती है, अब तुम मुझे अपनी माँ की याद दिलाते हो। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मरी हुई चीज के साथ रह रही हूँ। इतना कहकर वो दरवाजा बंद करके चली जाती है। कुछ समय बाद मिल्ली जेमी के घर माफी मांगने जाती है। बात करते करते वह रो पड़ती है। जेमी उसे अंदर बुला लेता है। दोनों अपने अपने रिश्तों की परेशानियों पर बात करते हैं। फिर जेमी उसे एक कहानी सुनाता है जिसे वह क्लास में भी पढ़ाता है। वो कहता है कि एक समय इंसान 4 हाथ, 4 पैर और 2 चेहरों वाला होता था। लेकिन ज्यूस को लगा कि इंसान बहुत ताकतवर हो गए हैं, इसलिए उसने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। अब हर इंसान अपनी जिंदगी उस दूसरे आधे की तलाश में बिताता है, उस इंसान की जो उसे पूरा कर सके। जेमी यह भी बताता है कि उसका एक पति था लेकिन उसने उसे छोड़ दिया और अब उसे बहुत पछतावा होता है। उसी वक्त मिल्ली जेमी के घर की खिड़की से बाहर देखती है और टिम को वहां खड़ा पाती है। उसे देखते ही मिल्ली वहां से निकलने का फैसला करती है लेकिन टिम उसका पीछा करता है और दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। सॉरी, वह बस इतना कहता है। उसकी आवाज़ में थकान और टूटापन साफ झलकता है। उस रात टिम अपने फ़ोन में बैंड के ढेर सारे परेशान भरे मैसेज देखता है लेकिन वह जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। फिर उसकी नज़र उस लापता जोड़े की आखिरी तस्वीर पर जाती है जो उन्होंने हाइकिंग के दौरान खींची थी। वह उस तस्वीर को झूम करता है और उसमें एक खास लोकेशन दिखती है। टिम जल्दी से उसे मैप पर चेक करता है और तभी उसे एहसास होता है ये वही रहस्यमयी गुफा है जिसमें वे दोनों गायब हो गए थे। जैसे ही वह उस तस्वीर को और गहराई से देखने की कोशिश करता है, अचानक इंटरनेट चला जाता है। उसी पल कुछ भारी चीज दरवाजे से जोर से टकराती है। टिम चौंक कर गिर जाता है। वह उठकर देखता है और डर के मारे उसकी सांसें रुक जाती हैं। दरवाजे के दूसरी ओर मिल्ली का शरीर है। उसका चेहरा खून से सना हुआ है और वह बार बार दरवाजे से टकरा रही है जैसे जबरदस्ती अंदर आना चाहती हो। टिम उसे देखकर डरता है लेकिन फिर वह खुद को संभालता है, गहरी सांस लेता है और दरवाजा खोल देता है। मिल्ली बेहोश होकर सीधा उसके ऊपर गिरती है। टिम उसे होश में लाने के लिए उसके गाल पर थपकी देता है। मिल्ली की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं लेकिन उसे कुछ याद नहीं होता। वे दोनों किचन में बैठते हैं और मिल्ली कहती है कि शायद उसे नींद में चलने की आदत है या उसे कोई दौरा पड़ा था। लेकिन टिम जानता है कि यह सिर्फ साधारण बात नहीं है। वह गंभीर होकर कहता है, कुछ तो गड़बड़ है मिल्ली। मुझे लगता है उस गुफा में कुछ था जो अब हमारे साथ है। उसे डर सताने लगता है, क्या वे भी उस लापता जोड़े की तरह गायब हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए वह मिल्ली से हाथ मिलाने की कोशिश करता है, जैसे यह जांचना चाहता हो कि कुछ बदलाव हुआ है या नहीं। लेकिन मिल्ली पीछे हट जाती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। मिल्ली दरवाजे के बाहर ही रुक जाती है। टिम कहता है कि उसने उसे रोका क्योंकि उसका शरीर खुद नहीं चाहता था कि वह चली जाए। ऐसा लगता है जैसे उनकी हड्डियों में कुछ जुड़ गया हो। एक अजीब खिंचाव और प्यास सी महसूस हो रही हो। टिम चाहता है कि वे फिर से उस गुफा में वापस जाएं और वहां से कुछ जवाब खोजें, लेकिन मिली उसे याद दिलाती है कि इस वीकेंड उसके माता पिता उनसे मिलने आ रहे हैं। फिर वह चली जाती है।
मिली के खून की एक बूंद मेज पर गिरती है और धीरे धीरे लकड़ी के अंदर रिसने लगती है। दोनों अलग अलग बिस्तरों पर सो जाते हैं। रात के बीच टिम की नींद खुल जाती है क्योंकि उसका शरीर किसी अदृश्य ताकत द्वारा फर्श पर खींचा जा रहा होता है। वह रोकने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रुकता। आखिरकार दीवार पकड़कर खुद को संभालता है। उसी वक्त एक दरवाजा हिलता है और अचानक खुल जाता है। मिली का शरीर पीछे की ओर गिरता है और डरावने तरीके से मुड़ता रहता है। उसका शरीर धीरे धीरे टिम की तरफ खींचता है, जो खुद भी धीरे धीरे खिसक रहा होता है। आखिरकार उनके हाथ आपस में छू जाते हैं और दोनों दर्द से चीख पड़ते हैं। उनकी त्वचा फटकर उनके बाजुओं को जोड़ने लगती है और दूर गलियारे में हड्डियों के टूटने की आवाज़ गूंजती है। टिम को अपनी दवा याद आती है। वह मिल्ली से कहता है, ड्रॉर तक पहुंचो, लेकिन उनकी बाजू एक दूसरे में धंसते रहते हैं। ड्रॉर नीचे गिर जाता है और मिल्ली घायल हो जाती है। वे दोनों अपने खाली हाथों से दवा की बोतल खोलते हैं और तुरंत कई गोलियां खा लेते हैं। टिम सोचता है, क्या दवा जल्दी असर करेगी अगर हम इसे सूंघ लें? तो वे दवा को पिसकर नाक के जरिए लेने की कोशिश करते हैं। फिर अपने पैरों को साथ रखकर जितनी ताकत से हो सके वे जोर लगाते और धकेलते हैं जीस से। उन्हें और ज्यादा दर्द होता है, लेकिन इसके साथ ही उनके हाथ अलग होने लगते हैं। दुर्भाग्य से वे पूरी तरह से अलग होने से पहले बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह टिम जागता है और देखता है कि मिली उसे टेप से कुर्सी से बांध रही है। उनके हाथ अभी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन लगता है दवा ने इस डरावनी चीज को रोक दिया है। दोनों थोड़ी बहुत विस्की पीते हैं। फिर मिली बजसो लेती है, लेकिन जैसे ही वह उसे चालू करती है उसका नियंत्रण खो देती है। सौभाग्य से वह जल्दी संभल जाती है और हिचकिचाते हुए कटाई शुरू कर देती है। कटाई के दौरान दर्द बहुत ज्यादा होता है, इसलिए दोनों जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन आखिरकार वे अपने हाथों को अलग कर लेते हैं। इसके बाद वे थोड़ा स्नैक करते हैं और खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं। फिर वे देखते हैं कि उनकी दवा लगभग खत्म हो गई है, इसलिए वे अस्पताल जाने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी मिली को याद आता है कि उसने कार की चाबी जैमी के घर छोड़ दी है। उसे वापस जाकर वह चाबी लेनी होगी। जब मिली जैमी के घर पहुंचती है तो वह ध्यान नहीं देती कि दरवाजे की घंटी पर वही निशान बना है जो जंगल में देखा था। जैमी दरवाज़ा नहीं खोलता तो मिली अंदर घुस जाती है चाबी खोजने के लिए। अंदर एक पुराना टीवी चलता है जिससे आवाज़ आ रही होती है। मिली टीवी के पास जाती है और देखती है कि जैमी ने उसी चर्च में शादी की थी जो इलाके में डूब चुका है। टीवी पर दिखाया जाता है कि पुरोहित और मेहमान जैमी और उसके पति को गुफा के उस छेद तक ले जा रहे हैं और जानबूझकर उन्हें बंद कर देते हैं। मिली को समझ आता है कि यह चर्च असल में किसी पंथ का हिस्सा था। अचानक जैमी उसके पीछे प्रकट होता है, पंथ के कपड़े पहने हुए। पता चलता है कि जैमी उस वीडियो वाले जोड़े का फ्यूजन है, लेकिन सभी जोड़े इस तरह की पूर्णता तक नहीं पहुंच पाते। जैमी सोचता है कि मिली और टिम को भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे गहरी अंतरंगता है। वह मिली का हाथ छूता है और अपनी अंगूठी से उसकी त्वचा पर खरोंच करता है। मिली उसे मुक्का मारकर कमरे से बाहर निकल जाती है। मुक्के की वजह से जैमी का चेहरा दो अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है। लगता है जबकि वह फ्यूजन के फायदों की बात करता रहता है, लेकिन मिल्ली उसकी बातों को अनसुना करते हुए भाग निकलती है। मिल्ली और टिम एक ही वक्त घर लौटते हैं और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे से दूर रहें, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उन्हें जबरदस्ती एक दूसरे के करीब धकेलने लगती है। दोनों किसी चीज को पकड़कर खुद को रोकने की कोशिश करते हैं। अचानक टिम कहता है कि उसे पता है इसे कैसे रोका जाए। वह अपना सहारा छोड़ देता है और धीरे धीरे मिल्ली की तरफ बढ़ता है। मिल्ली भी छोड़ देती है। टिम घुटनों के बल बैठकर हवा में एक अदृश्य अंगूठी से उसे प्रपोज करता है। फिर वह अपने प्यार का इजहार करता है और एक छुरी निकालकर कहता है कि वह खुद को मार लेगा ताकि यह सब रुक जाए। मिल्ली उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ से खून गिरकर जमीन पर फैल जाता है और ऊपर उठकर टिम की तरफ बहने लगता है। वह टिम की बाहों में गिर जाती है और आखिरी बार उसे देखकर अलविदा कहती है। टिम उसकी लाश को गले लगाकर रोता रहता है। कुछ मिनट बाद मिल्ली चौंक जाती है जब उसे एहसास होता है कि वह अब भी घर के अंदर जिंदा है। नीचे देखकर उसे पता चलता है कि टिम ने उनकी बाहें जोड़ दी हैं ताकि वह बची रहे। टिम उसका पसंदीदा गाना चलाता है और दोनों अपने कपड़े उतारकर नाचने लगते हैं। धीरे धीरे जब वे चुंबन साझा करते हैं, उनके शरीर अजीब और दर्दनाक तरीके से एक दूसरे में मिलते जाते हैं। यह प्रक्रिया धीमी और तकलीफदेह होती है, लेकिन आखिरकार सफल होती है। फिर इंटरनेट वापस चालू होता है और दिखाता है कि टिम की आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पर उनके नए घर की तस्वीर है। कुछ दिन बाद सप्ताहांत पर मिल्ली के माता पिता मिलने आते हैं और बाहर घंटी बजाते हैं। दरवाजा खुलता है तो सामने मिल्ली और टिम का पूरी तरह जुड़ा हुआ एक जैसा रूप खड़ा होता है, और इस तरह दोनों की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ गई। दर्द और प्यार के उन अनजाने बंधनों में उनकी सीमाएं मिट गईं और उनका सफर एक नए रूप में शुरू हुआ। जहां दर्द था वहीं साथ भी था। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, वो कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, बस नया रूप लेकर आगे बढ़ता रहता है।